नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ विशांत शर्मा। तो स्वागत है आपका न्यू मास अकेडमी पे। आज स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर वन शॉट में खत्म होगा, जो कि सीबीएसई 2023 के लिए तैयारी चल रही है बढ़िया करके। डेली एक वीडियो मिल रही होगी, आई होप, ऐसे आशा करता हूं मैं, हर एक चैप्टर की, और न्यूमेरिकल वीडियो भी मिल रही होगी। तो बहरहाल हम चैप्टर 6 स्टार्ट करते हैं, और चैप्टर 6 का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, ये सबसे पहली बात। देखो, हमने 4th चैप्टर पढ़ा है, जिसमें हमने देखा था कि मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिज्म, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है उसमें एक टॉपिक, कि जब किसी चीज में, किसी वायर में करंट फ्लो करवाते हैं तो उससे मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये डिस्कवरी ओरस्टेड साहब ने की, और ओरस्टेड साहब ने बताया कि अगर तुम किसी वायर में करंट फ्लो करवा दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बनने लगेगा। एक अजीब फील्ड था जिसका नाम मैग्नेटिक फील्ड दिया ओरस्टेड साहब ने। अब ये तो 4th चैप्टर की बात थी। 5th चैप्टर में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड देखा गया। अब बात बढ़ती रही, सारी चीजें चलती रही। एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था फैराडे। उन्होंने चैलेंज किया, उन्होंने एक चीज निकाली, डिस्कवर की कि यार ये बात तो सही है ओरस्टेड साहब कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा, इसका रिवर्स भी सही है। रिवर्स का मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड से भी करंट बनाई जा सकती है। तो बहुत बढ़िया बात हो गई यार। अभी तक तो करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था, अब मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनने लगी थी। ये कितनी बढ़िया बात है। लेकिन शर्त यहाँ एक थी, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए ये लगातार चेंज होते रहना चाहिए। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है लगातार क्या होना चाहिए, चेंज होते रहना चाहिए। इससे ही करंट बनती रहेगी, और उस करंट का नाम जो होगा वो होगा इंड्यूस करंट एंड इंड्यूस ईएमएफ। तो यहीं से शुरुआत करते हैं चैप्टर की। फैराडे साहब ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, और उन एक्सपेरिमेंट के बेस पे एक थ्योरी दी जिसका नाम दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो क्या क्या वो एक्सपेरिमेंट थे, क्या क्या उनके रिजल्ट निकल के आए, और फैराडे ने उन एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कौन से दो मेन लॉ दिए थे, जिन लॉ को याद रखते हुए आज हम एसी जनरेटर बना पाते हैं, बिजली बना पाते हैं, इंडक्शन चूल्हा बना पाते हैं, खाना पका पाते हैं, बहुत सारी चीजें थी। तो करते हैं बात यहाँ पे। तो देखो, हम यहाँ क्या क्या टॉपिक क्या क्या जो पढ़ने हैं ये सिलेबस में 2023 का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इटसेल्फ ये पढ़ना है, फैराडेज लॉ पढ़ने हैं, इंड्यूस ईएमएफ एंड करंट पढ़नी है, लेंज लॉ पढ़ना है, और सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ना है। ठीक है, तो यहीं पे चलो, इसे तो ऐसे रहने दें, बॉक्स में बंद कर देते हैं इस चीज को, और यहीं से हम अपनी जर्नी को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहले टॉपिक का नाम क्या है, यहीं पे हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, पहले इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। सारा का सारा योगदान किसका है, फैराडेज का। तो फैराडे साहब ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, और उन एक्सपेरिमेंट को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कुछ लॉज दिए। तो वो एक्सपेरिमेंट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही कहलाते हैं एक टाइप से, है ना। तो क्या था पहला एक्सपेरिमेंट, उन्होंने क्या काम किया कि मान लो एक कॉइल है हमारे पास, है ना। एक क्या है, कॉइल है भाई, इस तरह की, ये एक कॉइल है। ठीक, अब इस कॉइल में बैटरी कनेक्टेड है। इसको में क्या कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है इस तरह से। ये एक बैटरी कनेक्ट कर दी गई भाई। अब अगर बैटरी कनेक्ट की गई तो करंट बनेगी, ऑब्वियसली करंट बनेगी, ऐसे जाएगी करंट। अब एक बात बताओ, अगर करंट बन रही है तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा अकॉर्डिंग टू ओरस्टेड साहब। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, करंट ऐसे जा रही है, ऐसे गोल गोल, तो मतलब करंट ऐसे घूम रहा है रिंग में, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर को होगा, राइट हैंड थंब रूल से। ये गया मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, या इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, और यहां से इस डायरेक्शन में, और यहां से निकलेगा देखो ये ऐसे, और यहां से क्या गया ये ऐसे। ये है हमारा क्या, मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल की वजह से। अब क्या क्या फैराडे साहब ने एक दूसरी कॉइल ली, उसमें कुछ कनेक्टेड नहीं है, केवल और केवल क्या कनेक्टेड है, एक बल्ब कनेक्टेड था। ये एक बल्ब कनेक्टेड था भैया, ये बल्ब है, और यहां से लगा दिया गया, और यहां पे फिर से रिंग्स है, कॉइल है, अनकरंट कैरिंग कॉइल। अब उन्होंने क्या देखा, ध्यान देना, उन्होंने क्या देखा, जैसे इस कॉइल को इसके पास लेकर के गए, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे लिंक हो गई, और जैसे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे लिंक हुई, यार ये बल्ब जल पड़ा, अचानक ही जल पड़ा। इसमें तो कोई बैटरी नहीं है ना, फिर भी बल्ब जल पड़ा, जबकि बैटरी से करंट बनती थी, अब तो बिना बैटरी के करंट बन रही है। इसी करंट का नाम पड़ा इंड्यूस करंट। और जो ईएमएफ डेवलप होगा इस रिंग के दोनों कोनों पे, उस ईएमएफ का नाम होगा इंड्यूस ईएमएफ। तो कुल मिलाकर के जैसे जैसे तुम इसके पास लाते रहोगे, करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे तुम दूर जाते रहोगे करंट का मैग्नीट्यूड घटता जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिंक विद द कॉइल will number of magnetic field link with the coil will responsible to produce induced current। तो अभी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे लिंक हो जाएगी, जितनी ज्यादा लिंक होगी उतनी ज्यादा करंट, जितनी कम लिंक होगी उतना कम करंट। ठीक है, अब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दिस सरफेस कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहां से कॉन्सेप्ट, अच्छा पहला एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट नंबर क्या था फैराडे का, एक्सपेरिमेंट नंबर 1। तो यहाँ पे क्या बना भाई, बल्ब ग्लो अप हुआ,
बल्ब क्या हुआ, ग्लो हुआ इस मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आते ही, है ना, ये ग्लो हुआ। सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया उन्होंने, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में उन्होंने देखा, क्या देखा कि अगर एक सॉफ्ट आयरन कोर ली जाए इस तरह की, है ना, सॉफ्ट आयरन कोर ली जाए इस तरह की, ये सॉफ्ट आयरन कोर है, और इस कोर पे हमने क्या, एक वायर को क्या कर दिया, बाउंड कर रखा है इस तरह से, एक वायर को यहाँ बाउंड किया, ये कर दिया बाउंड वायर को, ठीक इस तरह से, और दूसरा वायर यहाँ पे लगा हुआ है इस तरह से, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं ऐसे, और यहाँ पे भैया बल्ब कनेक्टेड है एक, फिर से दोबारा से, है ना, और यहाँ पे कनेक्टेड है क्या, बैटरी, और बैटरी के पास में क्या है, स्विच है, इस तरह से ये कर दिया, ठीक। अब क्या होगा, जो करंट फ्लो होगी, हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, कुछ इस तरह से जाएगी करंट यहाँ से, नहीं पीछे से जाकर नीचे ऊपर को जाएगी, यहाँ से तो ऊपर को जाएगी, है ना, ये यहाँ से करंट कैसे जाएगी, कुछ ऊपर की तरफ को इस तरह से, और जब करंट ऐसे जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगा, ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब इस तरफ को जा रहा है। तो हुआ क्या एक्चुअल में कि जैसे जैसे तुम स्विच को ऑन ऑफ करोगे, ऑन ऑफ, क्योंकि आप कॉइल तो मूव नहीं करवा सकते ना, इस कॉइल को मूव करवा सकते, अब जैसे तुम स्विच को ऑन ऑफ करोगे तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगी वो चेंज होगी, कभी घटेंगी कभी बढ़ेंगी, कभी घटेंगी कभी बढ़ेंगी, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होने का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसमें फिर से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, और ये बल्ब ग्लो अप लाइट अप कर जाएगा अपने आप ही। ये कुछ एक्सपेरिमेंट थे जो फैराडे साहब ने किए, और इन एक्सपेरिमेंटों से रिजल्ट निकाला, और इस फिनोमिना का नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यही वो फिनोमिना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, जब किसी अनकरंट कैरिंग कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स को लगातार चेंज कराते हैं टाइम के साथ, तो क्या होता है, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाती है, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये थी भाई वो बात सारी की सारी, तो कोई दिक्कत किसी को, यहीं से कॉन्सेप्ट की उत्पत्ति हुई मैग्नेटिक फ्लक्स की। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चीज है, मैग्नेटिक फ्लक्स, हालांकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने पढ़ा है, बिल्कुल सेम टू सेम वही है, बट डिनोट करते हैं फाई, बी लिख देंगे मैग्नेटिक फ्लक्स से, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, वेबर, है ना, और कैसे वेबर, मीटर नहीं वेबर बस, और कैसे क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी होती है, तो हम जानते हैं क्या, फाई बी इज इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला वही है बी ए कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है मैग्नेटिक फ्लक्स का, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। अब कोई सरफेस होगा तो सेम वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला सिंपल है यार, देखो ये मान लो कोई एक सरफेस है हमारे पास, ये रहा, और यहां से लाइन ऐसे जा रही है ये, और ऐसे जा रही है ये, और ऐसे जा रही है ये, और ऐसे जा रही है ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, यह है एरिया कॉइल का ए, और बस यहीं से क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा। थीटा किस किस के बीच का एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है, याद रखना, ये मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर जानते हो ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर, प्लेन ऑफ पेपर, जैसे ये इसके एरिया वेक्टर ये हो जाएगा यहाँ, ये सब जानते हैं, आई होप ये सारी चीजें तुम लोगों को आराम से पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा इसका स्पेशल केस देखते हैं, स्पेशल केस में एक बार बता दूं, मैक्सिमम मिनिमम का तो तुम्हें पता ही है क्या होगा, अगर हमने क्या किया, थीटा क्या रख दिया 0 तो मैक्सिमम, और थीटा रख दिया 90 तो मिनिमम, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 तो ये मिनिमम हो जाएगा, और थीटा रख दोगे 0 तो cos 0 की वैल्यू 1 तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। स्पेशल केस जो है वो ये है कि अगर ये एक रिंग है, ठीक है, और इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पार हो रही है, मान लो इस तरह से पार हो रही है भैया, ये हो रही पार, ठीक, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर ये n नंबर ऑफ रिंग्स हो, अगर ये n नंबर ऑफ रिंग्स हो, कुछ इस तरह से रिंग्स हो, मान लो ये इस तरह की n नंबर ऑफ रिंग्स हो, बहुत सारी सोलेनोइड की तरह, और इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पार हो रहा है इस तरह से, ये इस तरह से पार हो रहा, और ये कितनी लेंथ में फैली हुई है, l लेंथ में फैली हुई है ना, और नंबर ऑफ रिंग्स कितनी है, n है, तो पता फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स हो जाएगा फाई इज इक्वल टू n, क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स है n, तो l यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स होंगे, nl, है ना, तो क्या किया, nl मल्टीप्लाई कर दो इनटू बी ए कॉस थीटा, ये बात मत भूलना बस तुम, नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो ये बात नहीं, क्या कहा, क्या किया, फैराडेज लॉ देखते हैं यहाँ, फैराडेज लॉ, तो भैया फैराडेज लॉ की बात करते हैं, तो फैराडेज लॉ में मतलब क्या, फैराडे ने जो एक्सपेरिमेंट किए उनके ऑब्जर्वेशन से कुछ रिजल्ट निकाले, और वही रिजल्ट किसकी फॉर्म में दिए, लॉस की फॉर्म में। तो ऐसा क्या कहा फैराडे ने जो इतने फेमस लॉ होगा ये, तो देखो दो लॉ दिए थे फैराडे ने बेसिक लॉ में। फर्स्ट लॉ है क्या, कि अगर किसी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तो करंट बनती रहेगी, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तब तक करंट बनेगी, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तब तक करंट बनेगी, सो सिंपल, बात खत्म। पहला लॉ ये था। दूसरा लॉ क्या था, कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा,
उस ईएमएफ का अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना हो तो कितना होगा, तो इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स के रेट के चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इतना होगा। मतलब देखो समझो इस बात को, यहाँ पे मतलब कहने का ये है, फर्स्ट लॉ में क्या, ही गेव टू लॉ, ठीक है। पहला क्या था, मान लो हमारे पास ये क्या है, एक ये कॉइल है और यहाँ पे एक मैग्नेट रखी है, यहाँ पे इस तरह से मैग्नेट रखी है, नॉर्थ और ये साउथ। इस मैग्नेट को इसके पास ला रहे हैं, तुम्हें पता है नॉर्थ से निकलते लाइन साउथ की तरफ को चली जाती है, इस तरह से लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ की तरफ को जा रही है, देखो ये। अब जब तुम इसको इसके पास लेकर के जाओगे तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स इससे लिंक हो जाएगा, जैसे इससे लिंक होगा तो जैसे जैसे पास लाओगे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ती जाएगी, इसके लिए कॉइल के लिए तो बढ़ती जाएगी ना। पहले मान लो 100 आई थी, फिर 10,000 आने लगी, फिर 1 लाख आने लगी, फिर 1 करोड़ आने लगी, जैसे जैसे पास लेके जाओगे, ठीक है। उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगी जब इसके अंदर मूव करा दो वैसे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा करंट बनती रहेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना बंद, करंट बननी बंद। ये था पहला लॉ, है ना, साइड में लिखा हुआ भी रहा होगा, इसे अगर उतारना है तो उतार सकते हैं। सेकंड लॉ में क्या कहा था उन्होंने, फर्स्ट लॉ तो वो था ही, और सेकंड लॉ में क्या कहा था, जो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा इस कॉइल के अराउंड, उस इंड्यूस ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो वो हो जाएगा ई प्रोपोर्शनल टू, क्या होगा, डी फाई अपॉन डी टी, माइनस, माइनस को क्योंकि उसी का अपोज करेगा जिसकी वजह से डेवलप हो रहा, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस ईएमएफ बनेगा, अपोज करता है ना इसका। जब तुम मैग्नेट को पास लेकर के जाओगे तो कॉइल चाहेगी पास ना आए, जब दूर लेकर के जाओगे तो कॉइल चाहेगी पास आए, ये उल्टा होता है इसके साथ। तो कुल मिलाकर के E इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के n डी फाई अपॉन डी टी, जहां n क्या चीज है, नंबर ऑफ टर्न्स इन ए कॉइल। तो इस मैग्नीट्यूड से हम क्या निकाल सकते हैं, इंड्यूस ईएमएफ भी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी कॉइल में। तो पता चली ना, केवल इतना ही नहीं था कि फैराडे ने कह दिया और बात खत्म, फैराडे ने प्रूफ करके दिखाया और उस मैग्नीट्यूड को निकाल करके दिखाया कि कितना मैग्नीट्यूड का ईएमएफ बनेगा किसी भी कॉइल में जब तुम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करोगे लगातार। तो ये बातें थी भाई सारी की सारी फैराडे साहब की, 2 लॉ दिए थे फैराडे ने। अब हुआ क्या, फैराडे साहब ने लॉ तो दे दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये इंड्यूस ईएमएफ डिफरेंट डिफरेंट केस के लिए हमें निकालना होता है, जैसे मूविंग रॉड के लिए, सर्कुलर रॉड के लिए, रोटेटिंग रॉड के लिए, है ना, और रॉड विद आर्बिट्ररी लेंथ, इस तरह से, या रेल प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से कुछ केसेस हैं जिनके लिए हमें मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करना पड़ेगा, इंड्यूस ईएमएफ क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, वही डेरिवेशन होते हैं। तो इससे पहले बात बढ़े हम आगे, एक चीज और थे, इन फैराडे साहब के स्टूडेंट थे जिनका नाम था लेंज, उन्होंने एक चीज और बताई, बहुत गहरी बात बताई उन्होंने। वो क्या बात बताई कि जब फैराडे साहब से पूछा गया कि भाई इंड्यूस ईएमएफ तो बन पा रहा, कोई दिक्कत नहीं, अगर ईएमएफ बन रहा है तो करंट भी बन रही होगी जिसका नाम है इंड्यूस करंट, ठीक है, बात सही है। अब वो इंड्यूस करंट जो है उसकी डायरेक्शन कहां को होगी, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कहां को होगी, अगर किसी कॉइल में इंड्यूस करंट बन रही है ड्यू टू द चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, इज दैट ए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पे फैराडे साहब थोड़ा कंफ्यूज आ गए, वे कंफ्यूज हो गए कि यार क्या बताया जाए। तो उनके ही स्टूडेंट जिनका नाम था लेंज साहब ने उनको सपोर्ट किया और लेंज ने बताया कि सर टेंशन नहीं लेना, मैं बताऊंगा कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो लेंज साहब से कहा कि बताओ कैसे, तो उन्होंने कहा द इंड्यूस करंट प्रोड्यूस, मैं लिख देता हूं लेंजिस लॉ। तो उन्होंने वही कहा, द इंड्यूस करंट प्रोड्यूस इन सच ए वे, द इंड्यूस करंट प्रोड्यूस इन ए कॉइल इन सच ए वे दैट इट अपोज द कॉज बाय विच इट प्रोड्यूसेस। मतलब इंड्यूस करंट किसी भी कॉइल में इस हिसाब से डेवलप होती है कि वो उसी का अपोज करेगी जिसकी वजह से वो डेवलप हुई है या प्रोड्यूस हुई है। ये एक बात बताओ, यहां पे हमारे पास एक कॉइल रखी है, ये रखी है कॉइल, ठीक है, सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर रिंग है। अब यहां पे हमारे पास एक मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, इस मैग्नेट को उसके पास लेकर के जा रहे हैं। तो कॉइल क्या चाहे, अच्छा इसमें इंड्यूस करंट बनेगी जब मैग्नेट पास जाएगी। तो लेंज साहब ने क्या कहा कि इसमें जो करंट बन रही है वो उसी का अपोज करेगी जिसकी वजह से वो डेवलप हुई है। तो ये मैग्नेट की वजह से डेवलप हो रही है ना, तो मैग्नेट का अपोज करेगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से करंट बन रही है ना, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का ही अपोज करेगी। अब एक बात बताओ, मैग्नेट के पास आने से फ्लक्स बढ़ रहा है तो कॉइल क्या चाहेगी, ये घटे। मैग्नेटिक फ्लक्स के मैग्नेट के पास आने से मैग्नेटिक फ्लक्स गेट इंक्रीजेस, तो कॉइल वांट्स टू डिक्रीज इट, ये घटे, तो क्या करेगा, कॉइल इसके अपोज में फोर्स लगाएगी। वो कैसे लगेगा,
कॉल को क्या बनना पड़ेगा यार, नॉर्थ पोल पास आ रहा तो उसे नॉर्थ बनना पड़ेगा ना, अगर नॉर्थ पोल पास आ रहा तो क्या बनना पड़ेगा, नॉर्थ बनना पड़ेगा ऐसे। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो जाएगी, कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। बात है सही, पास आती है तो दूर, दूर जाती है तो पास, बड़ा अजीब है यार ये सिस्टम, ठीक है। ऐसे ही फिर से यहाँ पे एरिया हमने क्या काम किया, फिर मैग्नेट लगाई यहाँ पे, ये साउथ, ये नॉर्थ और ये साउथ, और ऐसे जा रही है मैग्नेट। अब क्या होगा, ये चाहेगी पास आए तो साउथ बन जाएगा ही, क्योंकि नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेंगे तो पास आ जाएगी नहीं, तो साउथ बन जाएगा। नॉर्थ साउथ में क्या होता है, अट्रैक्शन, नॉर्थ नॉर्थ में क्या होता है, रिपल्शन, रिपल्शन होगा तभी तो दूर भागेगी, अट्रैक्शन होगा तभी तो पास आएगी, है ना, मैग्नेट आएगी पास। ज्यादा नहीं सोचना, क्या गंदी गंदी बातें सोचते रहते हो। चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे ये चीजें ठीक है। अच्छा एक बहुत फेमस क्वेश्चन है जो आता है कि भाई एक रिंग है हमारे पास, ये रहा इस तरह की रिंग है, और यहाँ पे हमने क्या किया, एक ये नॉर्थ और ये साउथ, इस मैग्नेट को छोड़ा यहाँ। अगर ये रिंग ना होती तो एक ए से गिर रही होती है, फ्री वो जी से गिर रही होती है, फ्री फॉल है ना, तो जी से गिर रही होती। अब ये रिंग है तो किससे गिरेगी, अगर ये रिंग है तो क्या होगा, तो किससे गिरेगी, तो सीधी सी बात है एक्सेलरेशन घट जाएगा, जी से तो कमी होगा ना एक्सेलरेशन इसका, क्योंकि रिंग क्या चाहेगी, अपोज करेगी रिंग तो, और रिंग जब अपोज करेगी तो ए जो होगा ए लेस देन जी, जी इस कंडीशन में बड़ा होगा। तो ये है भाई केस पहला लेंज लॉ के लिए। सेकंड केस देखो, ऐसे भी हो सकता है केस टू, मान लो ये हमारे पास सर्कुलर रिंग है और ये वायर, इस वायर पे करंट यहां से आई इंक्रीज हो रही है। अगर करंट इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज होने का मतलब इसमें भी करंट बननी चाहिए, तो इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन पूछिए हमसे, तो कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या करो, सबसे पहले देखो इस कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड कहां की तरफ को है, तो अंगूठा, वो राइट हैंड थंब रूल, अंगूठा रखा यहां से अंदर और यहां से बाहर, तो इस रिंग के लिए मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ को क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर को बढ़ रहा है तो रिंग क्या चाहेगी, ये बाहर की तरफ को ना बढ़े, मतलब ये घटे, तो रिंग को घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंदर की तरफ को फील्ड लगाना पड़ेगा, और रिंग के केस में अंगूठा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये करंट, तो अंगूठा रखो अंदर और ये ऐसे हो जाएगा, तो मतलब कौन सी डायरेक्शन में होगी, ऐसे ऐसे, कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लगेगी आराम से। समझ गए, समझ में नहीं आया तो रिपीट करके देख लो वीडियो यार दोबारा, है ना, 2 मिनट को पीछे करके एक बार और देखो। क्वेश्चन और, मान लो यहाँ पे ऐसे है, ये क्या हो रही है, करंट आई डिक्रीज हो रही है मान लो यहाँ, और फिर से रिंग रखी है ऐसे ही, अगर ये डिक्रीज हो रही है तो फिर अंगूठा रखो ऐसे, यहाँ से अंदर और यहाँ से बाहर, तो मतलब बाहर की तरफ को मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बाहर की तरफ को मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, तो कॉइल क्या चाहेगी, ये बाहर की तरफ को इंक्रीज हो। तो किसी चीज को जब कहीं को डिक्रीज हो रहा है तो उसे इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वहीं को धक्का देना पड़ेगा, तो बाहर की तरफ को धक्का दूंगा अंगूठे से तो क्या होगा, ऐसा अपोजिट, तो मतलब क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो जाएगी बड़ा आराम से, कोई दिक्कत किसी को। तो ऐसे केस आराम से कर सकते हैं, लेंज लॉ से रिलेटेड ही केस होते हैं। चलिए खैर बड़ा अच्छा लगा ये बातें करके, ठीक। चलो बात करते हैं किसकी, अब थोड़ी सी बात हम करेंगे जरा, तो देखो बात करेंगे अब हम किसकी, इंड्यूस ईएमएफ एंड करंट। अब इंड्यूस ईएमएफ करंट में एक टॉपिक आता है जिसका नाम है मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ का मतलब क्या है, इसे समझो। देखो हमने देखा कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से इंड्यूस करंट बन रही थी, बात ठीक है। अब क्या हुआ, उस मैग्नेटिक फील्ड को तो कांस्टेंट कर दिया, अब उस मैग्नेटिक फील्ड में एक रॉड को रखा और तब पड़ाक से बाहर निकाला। जैसे ही उस रॉड को बाहर निकाला तो क्या देखा, गैल्वेनोमीटर की नीडल हिली, गैल्वेनोमीटर की नीडल हिलने का मतलब करंट बनी होगी, वही करंट इंड्यूस करंट है, और वो करंट किसकी वजह से बनी, मोशन की वजह से। तो वो मोशनल ईएमएफ मतलब मोशन की वजह से करंट बनी, उस करंट की वजह से यार ईएमएफ तो हो गई ना, ईएमएफ की वजह से करंट बनती है, तो इंड्यूस ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, एक तो वो कैलकुलेट करना, और उस इंड्यूस ईएमएफ के मैग्नीट्यूड का नाम ही क्या है, मोशनल ईएमएफ। तो यही पे बात करते हैं कि मान लो ये वो रॉड है, मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, और इस रॉड को एक कंडक्टिंग सरफेसेस पे ऐसे रख दिया, रॉड का नाम क्या है, पीक्यू रॉड है मान लो। अब इस पीक्यू रॉड को जैसे ही कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराएंगे तो करंट बनेगी इसके अंदर, वो कितनी करंट है एक तो ये पता लगाना, और इंड्यूस ईएमएफ कितना है, जिस इंड्यूस ईएमएफ का नाम क्या है, मोशनल ईएमएफ, तो वो कितना वो देखते हैं। तो देखो बात सीधी सी है, जब हम इसे बाहर निकालेंगे तो जो लिंक एरिया जो है, एरिया कॉन्टैक्ट एरिया, मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच का कॉन्टैक्ट एरिया वो लगातार चेंज हो रहा, इस टाइम इतना है, अब इसे बढ़ा लूंगा तो इतना हो जाएगा, और बढ़ाऊंगा इतना हो जाएगा, मतलब जैसे जैसे रोड आगे बढ़ जाएगी एरिया चेंज होता जाएगा, एरिया चेंज होने से भी करंट बनती है, ये बात पक्की है। तो हम जानते हैं जो इंड्यूस ईएमएफ होगा ये अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ वो होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी, ये आया भैया। अब फाई निकाल लो, इस इक्वेशन फर्स्ट कर दो, फाई क्या होता है,
फाई होता है बी ए कॉस थीटा। थीटा तो यहाँ क्या है, थीटा 0 है क्योंकि एरिया परपेंडिकुलर है इसके 90 डिग्री पे, वो 0 पे बैठेगा। अरे परपेंडिकुलर ऐसे बैठेगा ना, तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी ए क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ एल है जो कि कांस्टेंट है, ब्रेथ है एक्स एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, और cos थीटा 1 हो जाएगी। फाई की वैल्यू ऊपर पुट करो तो ई कितना मिलेगा हमें भला, माइनस के डी फाई बी एल एक्स अपॉन डी टी। हमने बाहर निकाला माइनस के बी को, एल को अंदर बचा डी एक्स अपॉन डी टी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो माइनस के बी एल वी, ये है भैया इंड्यूस ईएमएफ या मोशनल ईएमएफ। इतना मोशनल ईएमएफ किसी भी रॉड में प्रोड्यूस होता है जब वो रॉड मूव करती है किसी भी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में। बड़ी सिंपल सी बात है। अब ये रॉड देखो, एक पर्टिकुलर केस है कि जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो रॉड के, जरूरी नहीं हमेशा परपेंडिकुलर हो। अगर मान लो रॉड ऐसे रखी है ना, यहाँ देखो जनरल केस देखते हैं, जनरल केस ये वेलोसिटी भी ऐसे है, ये थीटा एंगल पे है, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से अंदर की तरफ को है ना। तो अब ये वाला फॉर्मूला फेल हो जाएगा, ऊपर वाला याद रखना। अब क्या होगा, अब कुछ ऐसा होगा, ये जनरल केस है। जनरल केस में क्या होता है, E इज इक्वल टू फॉर्मूला लगता है वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, और बाहर ब्रैकेट में बाहर आएगा डॉट वेक्टर L। वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B क्या है, वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B शोज द हायर पोटेंशियल एंड। वेक्टर V और B की डायरेक्शन जो शो करेगी वो हायर पोटेंशियल एंड को शो करेगी। देखो यहाँ अपनी कल फिंगर को V से B की तरफ को घुमाओ, V ये जा रहा, B अंदर को है, तो V से B ऐसे, तो अंगूठा कहाँ जा रहा है, ऐसे, तो अंगूठा मतलब ये गया, ये क्या है वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। तो इस साइड में है, मतलब ये हायर पोटेंशियल एंड हुआ, ये लोअर पोटेंशियल एंड हुआ, मतलब इट रॉड एक्ट एज ए बैटरी। ये रॉड बैटरी की तरह एक्ट करेगी, और इस बैटरी में जो इंड्यूस ईएमएफ बनेगा उसे इंड्यूस ईएमएफ का नाम क्या होगा, मोशनल ईएमएफ। बड़ा सिंपल सा है। तो वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, और देखो यहाँ पे बात अगर हम करें वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B को क्या खोलते हैं, B साइन थीटा, और यहाँ L को L कॉस अल्फा कह सकते हैं। ये अल्फा किस किस के बीच का एंगल है, वेक्टर V क्रॉस B और L। देखो L तो एरिया इसकी लेंथ, और V क्रॉस B मतलब ये वाला एंगल है वो अल्फा, है ना। और V क्रॉस B के बीच का एंगल कौन सा है, थीटा कौन से बीच का एंगल है, B और B। B कहाँ है, ये रहा B अंदर, तो थीटा 90 डिग्री पे है हमेशा। ठीक है, जनरल केस है। नीट में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड, नीट या जेईई मेंस में, हालांकि बोर्ड में नहीं आता जल्दी से क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसे खत्म कर दिया। देखो यार बात एक है कि अगर तुम्हें डिटेल वीडियो देखनी है तो ऊपर आई बटन दे रखा है, या इस न्यूमास एकेडमी वाले चैनल पे प्लेलिस्ट दे रखी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, 7 से 8 वीडियो पड़ी है। अब एक बार बताओ, उस प्लेलिस्ट में आधे आधे एक घंटे की 7 से 8 वीडियोस है, यहाँ 1 घंटे में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो रहा, तो कुछ तो अंतर होगा, वहां डिटेल में पढ़ाया गया है यार, है ना। यहाँ क्या है, ये तो रिवीजन टाइप से वीडियो बन रही है, मैंने बताया वन शॉट में तो रिवीजन टाइप ही हो सकता है। ये मत सोचना किसी भी वन शॉट में डिटेल में पढ़ा देंगे तुम्हें। 1 घंटे की वीडियो में एक चैप्टर डिटेल में कभी कवर नहीं कराया जा सकता, ये एक मिथ है, चाहे वो कितनी ही वीडियो देख लो यूट्यूब पे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे यार। डिटेल में तुम्हें देखना है तो तुम्हें डिटेल में हर एक टॉपिक को समझना पड़ेगा अच्छे से, ठीक। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे हालांकि, चलिए खैर। अब इसी के साथ हम बात करते हैं, तो मोशनल ईएमएफ हुआ। अब एक बार बताओ, इस रॉड को जब हम खींचते हैं तो इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो रहा है जिसका नाम मोशनल ईएमएफ है। मोशनल ईएमएफ से क्या बन रही है, करंट बन रही है। इसका मतलब एक तरीका है करंट बनाने का, तो इसी को रेल प्रॉब्लम भी बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है, रेल प्रॉब्लम। अब रेल प्रॉब्लम में देखो और क्या क्या चीज आ सकती है, मालूम इसके सेकंड केस में बात करूं इंड्यूस करंट निकालने की, तो इंड्यूस करंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस करंट करने का सिंपल तरीका E इज इक्वल टू आई आर। आर क्या है, रेजिस्टेंस। मान लो हमने इस रॉड से क्या जोड़ दिया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर को कनेक्ट कर दिया, ये रहा, और स्मॉल आर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, सही है बात। तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू आई आर, आर की जगह आर प्लस आर, दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, या आई आ जाएगा E अपॉन आर प्लस आर, और E तुमने निकाला है BVL अपॉन आर प्लस आर, ये आया करंट। अगर मैं इसका ये जो माइनस आया है ना, माइनस हटा देंगे, क्योंकि अगर हम मैग्नीट्यूड लेंगे इसका तो मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, मतलब E इज इक्वल टू हो जाएगा BVL, मैग्नीट्यूड की बात चल रही है फिलहाल यहाँ, ठीक है। चलिए, तो करंट आ चुकी। अगर थर्ड केस की बात करें तो थर्ड केस में क्या पूछ सकता है वो, द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द मूविंग रॉड विद कांस्टेंट वेलोसिटी। इस रॉड को कांस्टेंट वेलोसिटी से खींचना है तो फोर्स की जरूरत तो पड़ेगी ना, बिना फोर्स के कैसे खींच जाएगा। तो फोर्स रिक्वायर्ड, तो फोर्स होगा F इज इक्वल टू, तुम जानते हो ये रॉड है, इस रॉड में करंट फ्लो हो रही है, तो मतलब फोर्स होने करंट वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, हम जानते हैं अच्छे से। फोर्स होने करंट क्या होता है, IBL साइन थीटा। यहाँ थीटा क्या है, 90 डिग्री, क्योंकि थीटा किस किस के बीच का एंगल है, B और L के। देखो L ये रहा और B अंदर को है तो 90 डिग्री है, तो सिंपल बचा क्या, F इज इक्वल टू IBL। I क्या चीज है यहाँ, I ऊपर निकाला, BL अपॉन आर प्लस आर, और BL तो यही, क्या हो जाएगा, B स्क्वायर BL स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर। फोर्थ पार्ट में क्या पूछ सकता है, फोर्थ पॉइंट में पार्ट में पूछता है वो, इस रॉड को खींचने के लिए पावर इनपुट कितनी देनी पड़ेगी।
एक बात बताओ, इस रॉड को हम खींचेंगे, कौन सी पावर है? मैकेनिकल पावर। हम जो वर्क कर रहे हैं वो मैकेनिकल पावर, जो बैटरी से मिलेगा वो इलेक्ट्रिकल पावर। तो हमने पावर दी किस फॉर्म में? मैकेनिकल। तो पावर इनपुट, ये कौन सी पावर है? मैकेनिकल पावर। मैकेनिकल पावर क्या होती है? फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स कितना है? बी स्क्वायर, वेलोसिटी एरिया ए कह रही है बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर। लो भैया पावर इनपुट ये आ गई पावर इनपुट। इतनी पावर देनी पड़ेगी। अब आउटपुट में भी अगर हमें इतनी पावर मिली तो बात बढ़िया है। तो आउटपुट पावर देखते हैं। आउटपुट पावर 4 पॉइंट, पावर आउटपुट। अब पावर किस फॉर्म में मिलेगी? बिजली की फॉर्म में, करंट की फॉर्म में। और करंट मतलब कौन सी पावर है? इलेक्ट्रिकल पावर। क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आर कितने हैं? आर प्लस आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। आई कितना है? ये रखा, बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस आर। ये इससे कट जाएगा, क्या बचेगा? पावर आउटपुट आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर। लो भैया ये हो चुका कंप्लीट डेरिवेशन इसका। यहीं पे हमने मोशनल ईएमएफ और क्या मोशनल ईएमएफ और रेल प्रॉब्लम दोनों को हमने पढ़ लिया आराम से। तो कोई दिक्कत किसी को? ग्राफ भी बनाने को आते हैं, है ना? और ग्राफ बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ग्राफ भी बना के दिखाएंगे अभी हम, कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाई, तो खैर ये बातें तो आई थिंक तुम लोगों की समझ में आ गई होगी बड़े अच्छे से। बड़े अच्छे से बातें सारी समझ में आ ही गई होंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर मैं बात करूं थोड़े से यहाँ पे, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं, नंबर 1 है वो पॉइंट है कि यहाँ जो वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b है, इसकी डायरेक्शन क्या शो करती है? हाइयर पोटेंशियल एंड। हाइयर पोटेंशियल एंड मतलब जिस तरफ को v क्रॉस b होगा वो हाइयर पोटेंशियल एंड होगा। ठीक है, जो 2l है ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जरूरी नहीं है कि रॉड सीधी ही हो, वैसे जनरली 99% केस में रॉड सीधी मिलेगी, लेकिन रॉड अगर टेढ़ी आ गई तो लेंथ कौन से लेनी है? रॉड की लेंथ नहीं लेनी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेना है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को लेना है। ठीक है, थर्ड केस में क्या चीज है? तुमने लेंज लॉ पढ़ा था। लेंज लॉ जो है ना, पता वो किसके लिए, वो कौन सा कंजर्वेशन में फॉलो करता है? कौन सा कंजर्वेशन में बेस्ड है? एनर्जी कंजर्वेशन। तो लेंज लॉ बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन, कंजर्वेशन। ठीक है, तो ये बातें थी सारी की सारी भैया इस चीज से रिलेटेड। अब हुआ क्या? हुआ कुछ ऐसा कि उस रॉड को रेल के ऊपर मूव करवा रहे थे तो बिजली बन रही थी। पावर कितनी देनी पड़ी, पावर कितनी मिली, बात सारी की सारी सही है। अब यार एक बात बताओ, अगर हमें बिजली बनानी है, जो कि रेल में बनानी है, ये भी बिजली बनने से पहले का खेल चल रहा सारा, तो बिजली बनी पड़ी यार तुम्हारे घर में जिसको तुम एंजॉय कर रहे हो। लेकिन ये फैराडेज लॉ तुझे, फैराडेज साहब तुझे बिजली बनाने के तरीके बता रहे थे, कैसे बिजली बनाई जाएगी, है ना? जैसे एसी जनरेटर आज के टाइम में चलता है, उस टाइम थोड़ी था फैराडे साहब से पहले थोड़ी था जनरेटर। पहले फैराडे साहब से पहले बिजली बना ही नहीं सकते थे हम, पानी से बनती थी बिजली। अब उन्होंने वैसे बिजली बना दी। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि बात क्या चल रही है कि रॉड पे, अगर रॉड को रेल पे खींच के लेकर के जाएंगे तो बिजली बनेगी। भैया बढ़िया, मेरे ख्याल से एक बढ़िया डिस्कवरी थी कि बिजली बन रही है। अब बात यह है कि इस रॉड को ऐसे कहां तक खींच के लेकर के जाओगे जो बिजली बनती रहेगी? जब तक रॉड चलेगी जब तक तो बिजली बनेगी, रॉड चलने पर बिजली बननी बंद। अब तुम इनफाइनाइट लेंथ की रेल थोड़ी बिछाओगे उसे चलाने के लिए, तो अब क्या किया जाए? अब इंजीनियर ने तरीका खोचा कह रहा, अब इंजीनियर्स ने तरीका सोचा। क्या तरीका सोचा? कि रेल सीधी ही हो, जरूरी थोड़ी है, रॉड को ही तो मूव करवाना है, तो रेल को गोल बना दो और उस गोल रेल पर रॉड को घुमाओ तो रोटेटिंग रॉड हो जाएगी, जगह की जगह बचेगी, एक घर में बिजली बना सकते हैं। बस अंतर यह आएगा कि उस टाइम जो बिजली बन रही थी उससे थोड़ी कम मात्रा में बिजली बनेगी, लेकिन बिजली बनेगी तो बिना किसी दिक्कत के। तो अब देखते हैं कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अब हमें ये पता लगाना है रोटेटिंग रॉड के थ्रू बिजली बना करके कि कितनी बिजली बनेगी, उसके और इसकी कंपेयर करनी है। जब रॉड सीधी चल रही थी तब कितनी बिजली बन रही थी, अब रॉड घूम करके चलेगी अब कितनी बिजली बनेगी, है ना? रोटेटिंग रॉड। तो बात करते हैं ईएमएफ ड्यू टू द रोटेटिंग रॉड। क्या बात करते हैं? मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ ड्यू टू रोटेटिंग रॉड, रोटेटिंग रॉड। चलो भाई, तो मान लो हमारे पास क्या है, एक फिर से मैग्नेटिक फील्ड है। हमारे पास क्या है? एक मैग्नेटिक फील्ड।
कांस्टेंट इंटेंसिटी का मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस तरह से, लो ये रहा, है ना। कौन सी डायरेक्शन, इनसाइड डायरेक्शन में है, साफ साफ दिख रहा तुम्हें, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम, तुम्हें सब पता है, इनसाइड डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। चलिए अब हमने क्या काम किया, एक रॉड ली, इस रॉड को यहाँ से हिंज कर दिया, फिक्स मत करना वरना घूमेगी नहीं, हिंज कर दिया ये ऐसे, ठीक है, यहाँ से ये, अब ये घूमेगी मान लो, ठीक है, अब ये घूमने लगी ऐसे ओमेगा वेलोसिटी से। तो सबसे पहली चीज इसका हाइयर पोटेंशियल एंड कौन सा होगा, दूसरी चीज कितना ईएमएफ बनेगा। तो देखो बात बड़ी सीधी सी है, ये रॉड घूम रही है, ये बहुत बड़ी रॉड है, इसका हर एक पार्टिकल रोटेटरी मोशन कर रहा। अगर मैं इसका एक छोटा सा पार्टिकल दूं, छोटा सा पार्टिकल, तो वो कैसा मोशन करेगा, लीनियर। ये अर्थ है, ये पूरी गोल है, लेकिन तुम इसका एक छोटा सा देखोगे, मान लो तुम सामने खड़ो करके देख रहे हो अर्थ को, तो तुम्हें सीधी लाइन दिख रही, तुम्हें जो सड़क दे रहे हो वो सीधी तो होगी, ऐसा तो नहीं कि सर्कुलर सड़क होगी, वो सीधी होगी। क्यों, क्योंकि अर्थ का बहुत छोटा सा हिस्सा दिख रहा है। ऐसे रॉड बहुत बड़ी है, अगर मैं इसकी एक पार्टिकल की बात करूं, इस रॉड के लेंथ के कंपेरिजन में छोटा सा पार्टिकल है, तो उस पार्टिकल को मैंने ऐसा बना दिया, है ना, ये है भाई छोटा सा, मान लो वो पार्टिकल ये है, यहाँ पे छोटी स्ट्रिप तोड़ दी dx लेंथ की, कितनी दूरी पे, x दूरी पे dx लेंथ की हमने क्या तोड़ दी, स्ट्रिप तोड़ दी। अगर रॉड की टोटल लेंथ कितनी हो, l हो, तो देखो वो है, ये है वो dx, है ना, कितनी दूरी पे, यहाँ से हिंज है ना o, यहाँ से x दूरी पर। अब इसकी वेलोसिटी ऊपर को होगी v, बात सही है। अब एक बात बताओ, हाइयर पोटेंशियल एंड कौन सा होगा, वेलोसिटी v, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, तो ऐसे, तो हाइयर पोटेंशियल नहीं है, मतलब हिंज वाला हाइयर पोटेंशियल एंड होगा, ये लोअर पोटेंशियल एंड होगा, ऐसे जा रही है ना, ऐसे ऐसे, है ना। चलिए तो बात समझ में आ गई। अब क्या करते हैं, अब करना कुछ नहीं, हम जानते हैं मोशन ईएमएफ कितना होता है, इज इक्वल टू बी वी एल, एल की जगह क्या है, एक्स है, बात सही है। तो एक्स मतलब छोटा सा dx, और v इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा, होता है आर ओमेगा, v इक्वल टू आर की जगह क्या है, रेडियस मतलब एक्स ओमेगा, तो रख दो e इज इक्वल टू बी, v की जगह एक्स ओमेगा इंटू डी एक्स, चूंकि dx है तो डी आएगा ही, इंटीग्रेशन कर दो डी का e हो जाएगा, इंटीग्रेशन बी ओमेगा एक्स डी एक्स। ये पट्टी कहां से कहां तक मूव कर सकते हैं, यहां से यहां तक, जब ये पट्टी यहाँ होगी तो जीरो, यहाँ होगी तो एल टोटल लेंथ, तो जीरो से एल आ जाएगी, बी ओमेगा तुमने बाहर दे लिया, अंदर बचा जीरो से एल एक्स डी एक्स, या क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू बी ओमेगा एक्स का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहां से आएगा, जीरो से एल, या ई हो जाएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, या कुल मिला के इज इक्वल टू 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। लो भैया ये है रोटेटिंग रॉड की वजह से मोशनल ईएमएफ। अगर कोई ये, अब देखो रॉड रोटेट कर रही थी, मोशनल ईएमएफ कितना है, आधा आया पहले की कंपैरिजन में, तो मिलेगी तो कम बिजली, लेकिन बिजली मिलेगी तो उसे कहां तक लेके जाओगे यार तुम, यहाँ से कमरे में बना सकते हो बिजली, गोल को क्या, इसको पटरी को रोटेट, वो गोल बना दो, इस रॉड को उसको घुमाते रहो ऐसे, बस ऐसे घुमाते रहो, बिजली मिलती रहेगी। जनरेटर में ऐसे तो होता है, वो कॉइल घूमती तो है, ये चलती है। अगर जनरेटर लेके चल के, अगर तुम जनरेटर चला के जाते और तब बिजली बनती तो पूरे मोहल्ले में जनरेटर घुमाते रहते, वो बिजली बनती रहती, जनरेटर घुमाना बंद, बिजली बननी बंद। अब तुमने क्या किया, कॉइल को अंदर रख दिया जनरेटर में, पेट्रोल तो घुमा दिया, बात सिंपल है यार, बड़ी सीधी सी, तो सही है ना। तो कुल मिला के ये सारी चीजें हैं। खैर ये सारी चीजें खत्म हो गई, अब टॉपिक स्टार्ट होता है। तो खैर देखो बात करते हैं इसके सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या चीज है, सेल्फ इंडक्शन मतलब कि जो खुद से डेवलप हो रहा है। मान लो तुमने कॉइल में करंट फ्लो करवा दी और वो करंट है वेरिएबल, अगर वो वेरिएबल करंट जब कॉइल में फ्लो होगी तो उसकी वजह से इंड्यूस करंट अपने आप ही कॉइल में प्रोड्यूस होने लगेगी, और वो इंड्यूस करंट उसी करंट का अपोज करेगी जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुई है, और इस फिनोमेना को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। कुल मिलाकर के बात कुछ इस तरह की है कि मान लो हमारे पास देखो क्या है, एक सोलेनोइड है, इस सोलेनोइड को इस चैप्टर में हम इंडक्टर बोलते हैं। क्या नाम बोलते हैं, इंडक्टर, इसका नाम होता है इंडक्टर। क्या बोलते हैं, इंडक्टर, एक कंपोनेंट है, जैसा कैपेसिटर होता है, रजिस्टर होता है, ऐसे ये क्या है, इंडक्टर है। अब हुआ क्या, हमने इसके अंदर एक करंट फ्लो करवा दी आई, अब ये करंट लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग, मतलब अगर ये करंट देखो कांस्टेंट है, अगर ये करंट है कांस्टेंट तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, फ्लो हो जाएगी, यहां निकल जाएगी, बल्ब ग्लो कर जाएगा अगर करंट कांस्टेंट है तो। लेकिन अगर करंट है ये वेरिएबल, कैसे करंट है, वेरिएबल करंट है, अगर ये वेरिएबल करंट है तो क्या होगा, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी वेरिएबल हो जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी लगातार चेंज होगा। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, अरे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो सरफेस को पार करेगी तो फ्लक्स बन जाएगा, और नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस इज कॉल्ड फ्लक्स। और जब वो फ्लक्स चेंज होगा और ड्यू टू चेंजिंग फ्लक्स इंड्यूस करंट प्रोड्यूसेस, तो फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसके अंदर एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगी, और वो इंड्यूस करंट इस वाली करंट का अपोज करेगी। ये देखो बात तुम, वो इंड्यूस करंट इस करंट का अपोज करने लगेगी, और यही कहलाता है सेल्फ इंडक्शन।
मतलब अगर मैं इसका ऐसे ग्राफ बनाऊं, देखो ये ऐसा, ये तो ऐसे रखा सोलेनोइड और मैं इसको ऐसे कर दूं तुम्हारी तरफ को, तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये रिंग है ना, क्योंकि ये सारी की सारी ये तो रिंग्स है। ये रहा। अब मैग्नेटिक फील्ड कहां जाएगा? अंदर की तरफ को, मतलब इनसाइड। मान लो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ को है ये, और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? वेरिएबल। कैसा मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों? वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, वेरिएबल। और अगर ये वेरिएबल है तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। अब कैसे होगी? अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ को बढ़ रहा है तो ये क्या चाहेगा कि घटे। घटने का मतलब बाहर को लगेगा और ऐसे, तो इंड्यूस करंट कुछ इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो जाएगी, और ये इंड्यूस करंट इसी का अपोज करेगी जिसकी वजह से डेवलप हो रही है। अगर हमें इस इंडक्टर के अक्रॉस ईएमएफ चाहिए तो वो ईएमएफ होता है E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। ये सिंपल सा फॉर्मूला है ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर। इंडक्टर के अक्रॉस इतना ईएमएफ हम निकाल सकते हैं। एल क्या चीज है? सेल्फ इंडक्शन। क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? एक बात बताओ, यहां जब करंट फ्लो करवा रहे हैं तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, करंट बढ़ेगी तो फ्लक्स बढ़ेगा, करंट घटेगी तो फ्लक्स घटेगा। सही बात है। तो मतलब जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? करंट के। जो करंट प्रोड्यूस हुई उसके अंदर हमने जो दी, अगर वो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा जिसका नाम होगा एल इंटू आई। तो ये एल क्या है? सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। और उसकी यूनिट क्या होती है? हेनरी। यूनिट क्या होगी इसकी? हेनरी, क्योंकि हेनरी नाम का साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था। तो अगर मैं एल निकालने की कोशिश करूं तो वो जाएगा फाई अपॉन आई। अब मजे की बात क्या है? ये सेल्फ इंडक्टेंस ना तो फाई पे डिपेंड करता ना ही आई पे डिपेंड करता। अरे तुम्हें याद होगा कि हमने V इक्वल टू आई आर पढ़ा था यहाँ पे, और R कांस्टेंट था तो R की वैल्यू क्या होती थी? V अपॉन आई। अच्छा ये भी याद नहीं थी तो याद होगा Q इज इक्वल टू सी भी पढ़ा था, और C की वैल्यू क्या होती थी? Q अपॉन V। बिल्कुल सेम ऐसे क्या होता है? फाई इज इक्वल टू एल आई, और यहां से एल की वैल्यू क्या होगी? फाई अपॉन आई। लो भाई, अब जैसे रजिस्टर ना तो वोल्टेज पे डिपेंड करता ना ही करंट पे, जैसे कैपेसिटर ना तो चार्ज पे डिपेंड करता ना ही पोटेंशियल पे, ऐसे इंडक्टर ना तो फ्लक्स पे डिपेंड करता ना ही इंड्यूस करंट पे, जो करंट इसके अंदर फ्लो हो रही है उस पे। तो फिर डिपेंड किस पे करता है? जैसे रजिस्टर डिपेंड करता था आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए पे, जैसे कैपेसिटर डिपेंड करता था एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी पे, ऐसे इंडक्टर कहीं ना कहीं तो डिपेंड करता होगा, वही कैलकुलेट करना है। इसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, चलिए यहाँ आर एल और ए पे डिपेंड करता है, सी ए और डी पे डिपेंड करता है, तो एल किसी ना किसी पे डिपेंड करेगा, वो हम निकाल देंगे अभी, है ना। तो कुल मिलाकर के यह है हमारे पास सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। अगर मुझे डिफाइन करना तो कैसे डिफाइन करेंगे? जो है वो है द फ्लक्स प्रोड्यूस इन ए यूनिट करंट। एक यूनिट करंट में जितना फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है या क्रॉस हो रहा है इस इंडक्टर से, वही क्या कहलाएगा? सेल्फ इंडक्शन। तो सही है। और हमें क्या ईएमएफ निकालना? तो ईएमएफ ये रहा सेल्फ इंडक्टेंस के, सेल्फ इंडक्शन इंडक्टर वो इंडक्टर के एंड के अक्रॉस ईएमएफ इतना डेवलप हो जाएगा माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं यहाँ। तो कुल मिलाकर के हम लिख सकते हैं सारी बात। अब बात यह है कि जो इंडक्टर है ये तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है, जब इन चीजों पे डिपेंड नहीं कर रहा तो किस पे डिपेंड करता है, और ये किस पे डिपेंड करता है वो कैलकुलेट करते हैं, निकाल लेते हैं, है ना। तो वही बात करते हैं, क्या? डिपेंडेंसी ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, तो बात करते हैं क्या? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, यही कैलकुलेट करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस। चलो भाई, तो सेल्फ इंडक्टेंस किसके लिए है? हमने मान लिया हमारे पास ये क्या है? सोलेनॉइड है। हमारे पास क्या है भैया? कि सोलेनॉइड है भैया, ये रहा सोलेनॉइड। ठीक है, ये सोलेनॉइड है हमारे पास, इसे इंडक्टर कहते हैं। यही क्या है? इंडक्टर। इसकी लेंथ कितनी है? एल लेंथ है इसकी। ठीक, अब इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है आई, कोई दिक्कत? अब वेरिएबल करंट है, करंट आई फ्लो हो रही है, और कैसे करंट है? वेरिएबल करंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं इसके अंदर? एन नंबर ऑफ टर्न्स है। हमें क्या निकालना? सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। हम जानते हैं फाई इज इक्वल टू क्या होता है? एल इंटू आई। इसे क्वेश्चन फर्स्ट कह सकते हैं, एल निकालना है। अब क्या करो? लिखेंगे फ्रॉम वी नो दैट फ्लक्स पासिंग थ्रू इंडक्टर थ्रू सोलेनॉइड, सोलेनॉइड कह दो, है ना। फ्लक्स पासिंग थ्रू सोलेनॉइड कितना होता है? फाई इज इक्वल टू म्यू एन आई। सब जानते हैं, ये फॉर्मूला याद होगा सबके। म्यू एन ए 4th चैप्टर में पढ़ा था, वही फ्लक्स है वाला।
नहीं है, तो फाई इज इक्वल टू म्यू इंटू एन इंटू आई, नहीं बी है तो मैग्नेटिक फील्ड। फ्लक्स क्या होता है, फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए, ये फ्लक्स है। अब हम जानते हैं बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना, वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है सोलेनोइड के लिए, फोर्थ चैप्टर में पढ़ा होगा, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। तो बी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ, तो फाई मिल जाएगा हमें म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई इंटू एरिया, तो चली रहा ए। अब एक बार बताओ, ये जो फ्लक्स है कितनी रिंग से पास होने वाला है, वन रिंग है ना, फ्लक्स पासिंग थ्रू सोलेनोइड ऑफ वन रिंग, पहली रिंग के लिए है केवल, एक रिंग से पास होने वाला। और अगर n नंबर ऑफ रिंग्स हो तो, और तुम्हें पता है n नंबर ऑफ रिंग्स कितने फैली हुई है, लेंथ l पे, तो टोटल कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई इंटू ए, और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, nl से। स्टार्टिंग में बताया था, चैप्टर स्टार्ट किया था कि nl से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, है ना, क्यों करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये लेंथ l है टोटल, तो एक यूनिट लेंथ में अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हो तो l यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स जाएंगे, nl, और टोटल टर्न से निकालने वाला फ्लक्स निकालना है ना हमें, तो टोटल टर्न से पासिंग थ्रू द फ्लक्स n इंटू एल से मल्टीप्लाई कर दो, तो फाई विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू एल इंटू ए इंटू आई। ए क्या है, एरिया, तो एरिया लिखा जा सकता है म्यू नॉट एन स्क्वायर एल, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर इंटू आई, फाई हो जाएगा। अब इक्वेशन नंबर क्या हो गई है, सेकंड। इक्वेशन इक्वेशन फर्स्ट को ध्यान से देखो, कंपेयर कर दो, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फाई से फाई कैंसिल, आई से आई कैंसिल, तो एल बचेगा कितना, एल बचेगा म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर एल पाई आर स्क्वायर। लो भैया, ये है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कोई दिक्कत किसी को, आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। अब देखो बात मेन क्या है, ये जो इंडक्टर है जो कि सोलेनोइड भी होता है, अब अगर हम इसे कनेक्ट कर देते हैं, कुछ चीज देखते हैं यार, एल किस पे डिपेंड करता है, एन पे, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे तो एल बढ़ जाएगा, आर बढ़ा देंगे तो एल बढ़ जाएगा, और क्या लेंथ बढ़ा देंगे तब भी एल बढ़ जाएगा, तो इन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, मीडियम पे भी डिपेंड करता है एक्चुअली, अगर तुम्हें बात बताऊं मैं तो अगर हम क्या काम करें, एक सॉफ्ट आयरन कोर इसके अंदर रख दी, मान लो हमारे पास क्या है, एक इंडक्टर है, देखो ये है ना, और यहाँ पे एक बल्ब क्या हो रहा, यहाँ से इससे बल्ब एक कनेक्टेड है इस तरह, तो कुछ ये बल्ब इससे कनेक्टेड है। अब हमने एक सॉफ्ट आयरन कोर ली, ये क्या है, आयरन कोर है ना, और ये बल्ब है, यहाँ हमने इसे इसके अंदर रख दिया। अच्छा, इसे रखने से पहले तो ब्राइटनेस थी, वो तो थी, बल्ब जल रहा था अच्छा खासा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। अब क्या होगा, हमने इसे इसके अंदर रख दिया, जैसे ही हमने इसे इसके अंदर रखा तो बल्ब पे क्या फर्क पड़ेगा, तुम जानते हो, हाँ हम जानते हैं, जैसे हम इस कोर को इसके अंदर रखेंगे तो क्या होगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इसे डीमैग्नेटाइज और मैग्नेटाइज कर देगा, मतलब कुछ मैग्नेटिक फील्ड इसमें जाने लगेगा, जो इंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड था वो कोर से भी पास होने लगेगा, तो कोर अपना रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगी रेजिस्टेंस डेवलप होकर मैग्नेटाइज हो जाएगी वो, तो इसका मतलब जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड या करंट इधर जानी थी बल्ब में, वो कुछ इधर भी चली जाएगी, कुछ पार्ट कोर में जाने लगेगा, तो कुल मिलाकर 5 एम्पीयर करंट थी, तो 2 एम्पीयर अगर कोर ने ले ली तो 3 एम्पीयर जाएगी ना अल्टीमेटली, और 3 एम्पीयर में बल्ब की ब्राइटनेस तो कमी होगी, जो 5 एम्पीयर के कंपैरिजन में 3 एम्पीयर तो कमी होगी ना, तो ये इस तरह से कर सकते हैं हम। तो कुल मिलाकर के ये तो सेल्फ इंडक्शन की बात थी। सेल्फ इंडक्शन के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें होती है, ये इनर्शिया को फॉलो करता है, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ इनर्शिया, है ना, क्योंकि जब अचानक से इसमें करंट फ्लो होती है तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाती है, उसका अपोज करती है। अगर कोई चीज चल रही है, देखो इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया होता है जो किसी भी बॉडी के पोजीशन को चेंज होने से रोकता हो, है ना, तो देखो क्या करता है, अब अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज भी करना चाहूँ तो सिक्के क्या चाहेंगे कि पोजीशन में चेंज ना आए, तो देखो क्या होगा, अगर मैं यहाँ रखूँ तो देखो ये एक सिक्का नीचे गिरा, एक सिक्का आगे गया, बाकी सिक्के यहीं रह गए, नीचे का ही गिरा, बाकी सारे जाने चाहिए थे, क्यों, क्योंकि पोजीशन को चेंज होने का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। देखो फिर मैंने क्या किया, अभी भी 3 सिक्के रखे हैं इसके ऊपर, अब मैंने क्या किया, देखो यहाँ देखो, है ना, तो सिक्का भी इसके ऊपर रह गया एक, तो कहने का मतलब है कि पोजीशन को चेंज होने से रोकता है, ये इनर्शिया है। ऐसे जब कॉइल में करंट फ्लो होती है तो रुक जाती है, कॉइल फ्लो ना हो तो उसका वो अपोज करने लगती है, तो यही है इनर्शिया। ठीक, ये सारे पैसे गिर गए मेरे, इतनी सारी यूट्यूब की कमाई थी, है ना, सारी की सारी गिर गई मेरी, ये यूट्यूब की कमाई थी मेरी सारी की सारी। तो खैर ये आया होगा तुम लोगों की समझ में। चलिए खैर बात क्या करते हैं, अब बात करते हैं किसकी, म्यूचुअल इंडक्शन की। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता था भला, म्यूचुअल का मतलब होता है दो लोगों के बीच, है ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं ना, कि इसकी और मेरी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, मतलब कम से कम 2 लोग तो होने ही चाहिए, तो वहीं पे 2 कॉइलों के बीच भी क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन होता है। जैसे उसकी बात करें अगर हम म्यूचुअल इंडक्शन की, है ना, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, तो भैया देखो तुम्हें नाम से ही पता चल रहा होगा
कि कम से कम दो लोग तो चाहिए ही, म्यूचुअल, कहते हैं ना कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है मेरी, ये वो मेरे म्यूचुअल फ्रेंड है, तो मतलब एक के साथ दूसरे का परस्पर संबंध, वो है म्यूचुअल, है ना, म्यूचुअलिटी बोलते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्शन मतलब यहाँ पे कम से कम दो कॉइल तो चाहिए ही चाहिए, जबकि सेल्फ इंडक्शन में केवल एक कॉइल अपने आप ही अपोज कर रही थी, यहाँ दो कॉइल होंगी। अब क्या होता है इसमें कि मान लो हमारे पास पहली वाली कॉइल कुछ इस तरह से रखी है, ये है ना, एक कॉइल है कुछ इस तरह से, कॉइल है फर्स्ट वाली, यहां से अगर मैं बात करूं कुछ इस तरह की कॉइल है फर्स्ट वाली, देखो ये पहली कॉइल है। अब इसमें हमने करंट फ्लो करवा दी, ठीक है, यहां से करंट फ्लो हो रही है आई, ये प्राइमरी कॉइल है नंबर फर्स्ट, और दूसरी कॉइल यहीं पे रखी है सेकेंडरी कॉइल, ये रखी सेकेंडरी कॉइल है सेकंड नंबर की, इसका नाम है सेकेंडरी कॉइल 2। अब जब इसमें करंट फ्लो कराए और ये वेरिएबल करंट है, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और कैसे जाएगा, देखो ऐसे जाकर के इधर को, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा, इससे लिंक हो जाएगा, हम ये सब जानते हैं, और सीधा सीधा ये ऐसे जाने लगेगा। तो इसका मतलब इससे जो फ्लक्स पास हुआ वो किस पे डिपेंड करता है, इसकी करंट पे डिपेंड करता है। यार फ्लक्स इससे तो पास हो रहा, और जब इससे फ्लक्स पास होगा तो इसमें कौन सा करंट बन जाएगी, इंड्यूस करंट बन जाएगी। तो इंड्यूस करंट बनने की वजह से इसका इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा, और ये बल्ब ग्लो कर जाएगा इसमें बिना किसी बैटरी के। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के चैप्टर स्टार्ट होती है, बात बताई थी मैंने। तो यहाँ पे जो फ्लक्स है, फ्लक्स सेकंड कॉइल के थ्रू वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट फर्स्ट कॉइल के थ्रू, मतलब पहली वाली प्राइमरी के, क्योंकि इसकी करंट की वजह से ही ये फ्लक्स बना, और ये फ्लक्स पास किससे हुआ, इससे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस कॉल्ड फ्लक्स। तो किसके सरफेस से पास हो रहा, सेकंड वाली के, निकल किससे रहा, वन वाली से, तो फ्लक्स पास हो रहा सरफेस से, किसके सरफेस से, सेकंड से, तो हमने φ2 लिया है। और यहीं पे हम बात करें φ2 इक्वल टू, तो आएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस m इंटू I1, और ये क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस कह सकते हैं इसे, म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसकी यूनिट क्या होगी, हेनरी ही होगी इसकी यूनिट भी। और m की वैल्यू यहां से क्या निकाल सकते हैं, φ2 अपॉन I1। और इंटरेस्टिंग बात वही है यहाँ भी कि फाई वो या m ना तो फाई पे डिपेंड करता है ना ही आई पे डिपेंड करता, करंट पे भी नहीं डिपेंड करता, फाई पे भी नहीं डिपेंड करता, तो किस पे डिपेंड करता है, वो डेरिवेशन ड्राइव करने पड़ेंगे, जैसे कैपेसिटर में किए थे, या सेल्फ इंडक्शन में किए थे, या रजिस्टर में किए थे। ठीक है, तो यहीं पे बात करते हैं क्या, इसके ईएमएफ की। तो ईएमएफ कितना डेवलप होता है इसका एंड के अक्रॉस, तो ईएमएफ हो जाएगा E इज इक्वल टू माइनस, फॉर्मूला तो ये है ना डी फाई अपॉन dt वाला, ये तो सब जानते हैं। फाई की वैल्यू यहां से पुट कर दो यहाँ, तो आ जाएगा E इज इक्वल टू माइनस m di1 अपॉन dt। लो भैया, ये इतना ईएमएफ इसकी कॉइल के अक्रॉस का हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाता है। तो यही कहलाता है हमारा म्यूचुअल इंडक्शन, है ना। दो कॉइल में एक कॉइल की वजह से दूसरी में करंट फ्लो हो रही है, जबकि सेल्फ में क्या होता है, पहली कॉइल के वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से उसी में करंट डेवलप हो रही थी या प्रोड्यूस हो रही थी। तो अब बात करते हैं डिपेंडेंसी। तो देखो दो डेरिवेशन है, दोनों इसी पे कर देंगे, इसलिए मैं मिटा दूं इसे, और दोनों डेरिवेशन यहीं पे कर देते हैं, है ना। तो ये बात करते हैं क्या, पहला फर्स्ट डेरिवेशन, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ड्यू टू टू कंसेंट्रिक रिंग्स। तो कंसेंट्रिक रिंग्स के थ्रू निकालते हैं। देखो तो हमारे पास दो रिंग्स है भाई, मान लो पहले वाली रिंग ये रिंग, देखो ये रही पहली रिंग, मान लो फर्स्ट रिंग है, ठीक है, इसका नाम है प्राइमरी रिंग नंबर 1, और सेकेंडरी रिंग भी इसके नीचे ही है, यहाँ पे इसके एंड पे ये रही, इसका सेंटर हो, मान लो इसकी रेडियस कितनी R1, उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी R2। अब मुझे ये बताओ, ये सेकेंडरी रिंग है, कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, म्यूचुअल का सेल्फ का, बात सीधी सी है, म्यूचुअल का लगेगा, क्योंकि दो रिंग्स है यहाँ। अब पहले वाली रिंग में करंट फ्लो हो रही है कुछ इस तरह से, I1 कह दो इसे, कुछ इस तरह से, तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ जाएगा, इससे पास होगा कुछ इस तरह से अंदर की तरफ को, तो इसमें वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स जब जाएगा तो इसमें भी इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगी सेकेंडरी कॉइल में, जिसमें मैं बना रहा है, देखो साफ साफ दिख भी रहा होगा तुम्हें, है ना, ये रहा। तो ये निकालना है। तो हम जानते हैं क्या, जो फाई होता है वो किसके इक्वल होता है, m इंटू आई के। फाई कौन सा लेना है, φ2 इज इक्वल टू m इंटू I1, अभी लिखा था फॉर्मूला, इस इक्वेशन फर्स्ट कह दो। अब यहां बात करते हैं, देखेंगे फ्लक्स पासिंग थ्रू दी सेकंड कॉइल, फ्लक्स पासिंग थ्रू, कौन सा फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सेकंड कॉइल, सेकंड रिंग। तो सेकंड रिंग से तो पास हो रहा फ्लक्स, तो कुल मिला के क्या लिख सकते हैं, φ2 इज इक्वल टू b इंटू एरिया। बी किसका, मैग्नेटिक फील्ड, किसका मैग्नेटिक फील्ड है, पहली रिंग की वजह से डेवलप होने वाला B1, और एरिया किसका पास हो रहा, दूसरे का, तो A2। सही है बात। अब मैग्नेटिक फील्ड रिंग के लिए कितना होता है, हमने 4th चैप्टर में पढ़ा था, म्यू नॉट इंटू एन, म्यू नॉट आई अपॉन 2a, 2a का मतलब r, रेडियस कितनी यहां से यहां तक की R2। अच्छा ऐसा करो, ये 2 है ना, 2 कह दो,
और ये 1 वाली रेडियस तो 1 कहते हैं, तो R1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये किसकी वजह से, पहले वाले रिंग की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे, तो ये फॉर्मूला होता है 4th चैप्टर में पढ़ा होगा रिंग की वजह से। एरिया A2 किसका है, इसका एरिया कितना आएगा, पाई R2 स्क्वायर। लो भैया, करंट कितनी, I1, तो लिख दो यहाँ, क्या लिख सकते हैं, फाई 2 इज इक्वल टू, लिखा जा सकता है म्यू नॉट इंटू पाई R2 स्क्वायर अपॉन 2R1 इंटू क्या आ जाएगा यहाँ I1। अब इसकी कंपेयर करो फर्स्ट से, लिखेंगे कंपेयरिंग फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो इक्वेशन में कंपेयर करेंगे तो m के वैल्यू यहाँ डायरेक्टली आ जाएगी, क्योंकि 5 से 5 कैंसिल, I1 से I1 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा म्यू नॉट इंटू पाई R2 स्क्वायर अपॉन 2R1। ये है भैया हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो इन चीजों पे डिपेंड करता है, रेडियस पे करेगा, रेडियस बढ़ाओगे R1 वाली बड़ी करोगे तो घटेगा, और R2 वाली बड़ी करोगे तो ये बढ़ेगा, सिंपल है। तो ये था भाई म्यूचुअल इंडक्शन किसके लिए, 2 कंसेंट्रिक रिंग्स के लिए। अब इसी केस में अगर 2 सोलेनोइड हो कंसेंट्रिक तब क्या आएगा, तो वो फॉर्मूला भी देखते हैं, लिखेंगे क्या नंबर सेकंड केस में, 4 2 कंसेंट्रिक सोलेनोइड्स या इंडक्टर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें, है ना। चलिए, तो मान लो हमारे पास देखो पहला सोलेनोइड तो ये है, मैं बना दूं यहाँ पे, पहला तो कुछ इस तरह से है ये, ठीक, ये रहा तो पहला सोलेनोइड, ये रहा पहला, और सेकंड इसे मैं बना दूं दूसरा कुछ इस तरह से, सेकंड यहीं पे आ जाएगा, ये सेकंड वाला है, ठीक है। अब इसे कहो प्राइमरी, ब्लू वाला कौन सा है प्राइमरी, ये फर्स्ट नंबर का, और ये कौन सा है रेड वाला सेकंड नंबर का। प्राइमरी में करंट फ्लो गई I1, अब इसकी करंट किससे पास होगी, सेकेंडरी वाले से, तो इस वाले एरिया से पास होगी, हम सब जानते हैं, ये तो पक्की बात है। इसकी रेडियस कितनी है R2, और पहले वाले की कितनी है इसकी R1, इसके नंबर ऑफ टर्न्स N1, इसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे N2, लेंथ दोनों की सेम है क्योंकि सेम कंसेंट्रिक सोलेनोइड है, तो सेम लेंथ है L। अब कॉन्सेप्ट तो वही लगेगा सेम टू सेम जो अभी लगाया हमने, क्या कॉन्सेप्ट है भला, कि जो फाई होगा फाई 2 इज इक्वल टू MI1, इक्वेशन फर्स्ट कह देंगे यहीं पे से हम। अब लिखेंगे फ्लक्स पासिंग थ्रू सेकंड सोलेनोइड, फ्लक्स पासिंग थ्रू सेकंड सोलेनोइड। जब सेकंड सोलेनोइड से जो फ्लक्स पास होगा वो कितना होगा, देखो वो हो जाएगा फाई 2 इज इक्वल टू B1A2, क्योंकि पहली वाली की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, पास किससे होगा, दूसरे के एरिया की वजह से, सेकंड वाले से, है ना। अब तुम्हें पता है एक रिंग के लिए नंबर ऑफ रिंग कितनी है, बहुत सारी, तो नंबर ऑफ रिंग्स कितनी लेंगे, सेकंड वाली से, देखो सेकंड से पास हो रहा है तो नंबर ऑफ रिंग्स N2 into L, क्योंकि सेकंड से फ्लक्स पास हो रहा है, सेकंड से निकलने वाला लिया तो नंबर ऑफ रिटर्न कौन से लेंगे, सेकंड रिंग के, और फर्स्ट वाली तो बना रही है, फर्स्ट वाली का कोई मतलब ही नहीं। अब हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट रिंग, पहला वाला सोलेनोइड है, पहले वाले सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड 4th चैप्टर में पढ़ रखा है, वो कितना होता है, म्यू नॉट इंटू N1 इंटू I1 A2 N2 L, या लिख सकते हैं म्यू नॉट N1 N2 I1 L, और एरिया क्या आ जाएगा पाई R2 स्क्वायर, या फाई 2 लिखा जा सकता है क्या, म्यू नॉट इंटू N1 N2 L पाई R2 स्क्वायर इंटू I1। कंपेयर करेंगे अब दोनों से, जब कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, कंपेयर करके भला हमें, यहीं से ही देख लो, ये रही कंपेयर, तो m की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास म्यू नॉट इंटू N1 N2 L पाई R2 स्क्वायर। लो भैया, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्यू टू 2 सोलेनोइड, तो इतना आसान तो था ही, हार्ड तो नहीं है ना। तो हमें पता है कि कैसे डील करना है, और यहां से हम ये सारा का सारा चैप्टर खत्म हो जाता है। बात है यहाँ पे एक टर्म आती है जिसका नाम है AC जनरेटर, जो हमने अभी तक करंट बनाई है, इस करंट का यूज क्या है, इस करंट का यूज होता है AC मैं कह रहा, हमने जो करंट बनाई है ये इंड्यूस करंट क्या सच में बन भी सकती है या नहीं, या प्रैक्टिकल कोई एग्जांपल भी है या नहीं, तो बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल है, हमने चैप्टर पढ़ा है वेस्ट नहीं है, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है जनरेटर, जो शादी ब्याह में फेस्टिवल्स में हमारे घरों के बाहर रखे होते हैं, जब हम बाहर से मंगाते हैं उन्हें बोलते हैं जनरेटर, AC जनरेटर, वो AC करंट डेवलप करते हैं, याद होगा तुम्हें, वो AC जनरेटर बने ही इसी वजह से पाए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने फैराडे साहब ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिना दिया, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से हम AC जनरेटर को चला पाते हैं, बना पाते हैं, और उससे बिजली बना रहे हैं। बताओ, देख रहे हो तुम, मतलब पहले के टाइम पे बिजली कैसे बनती थी, कन्वेंशनल सोर्सेस थे कि भाई पानी से बिजली बनवा दी, या कुछ ऐसे हीट से बिजली बना दी, स्टीम से,
लेकिन यहाँ क्या हुआ, किसी कॉइल को रोटेट करके भी बिजली बनाई जा सकती है, वो फैराडे साहब ने बताया, और वो कॉइल एसी जनरेटर के अंदर रखी होती है। और उस एसी जनरेटर को जब कॉइल को घुमाते हैं, मत्ती हिलाते हैं ना ऐसे घुमा करके, और ऊपर से पेट्रोल डाल देते हैं, तो एक बार हमने इनिशियल टॉर्क देते हैं, इनिशियल टॉर्क देकर के वो पकड़ लेती है अपनी रफ्तार और पेट्रोल से घूमती रहती है। तो वही एसी जनरेटर में पढ़ना है कि कैसे वर्क करता है, वर्किंग क्या है। तो खैर देखो, बात करते हैं अब हम किसकी, एसी जनरेटर की। तो एसी जनरेटर क्या होता है, तुम्हारे सामने सब कुछ दिख ही रहा होगा ये। इसका चाहो तो तुम क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से। अब एसी जनरेटर क्या है, एक डिवाइस है जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। वो जनरेटर देखा है ना, उसकी जब हैंडल को हम ऐसे रोटेट करते हैं, जब तक हैंडल रोटेट करते रहेंगे तब तक वो इलेक्ट्रिसिटी बनाता रहेगा। अब बात यह है कि सर हम हैंडल कब तक रोटेट करेंगे, तो उसका एक अच्छा सॉल्यूशन निकाला साइंटिस्टों ने, इंजीनियर्स ने, कि पेट्रोल केमिकल एनर्जी से कन्वर्ट करने लगे। ऊपर से हम पेट्रोल या डीजल डालते हैं, तुमने देखा होगा, डीजल डालने के बाद क्या होता है, वो खुद बे खुद अपने आप ही रोटेट करने लगता है, हमारी मैकेनिकल एनर्जी बच जाती है। तो इसे कह सकते हैं तो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में या केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली डिवाइस को ही एसी जनरेटर कहते हैं। अब प्रिंसिपल क्या है, व्हेन ए कॉइल रोटेटेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर किसी कॉइल को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करवाते हैं तो उसके अंदर एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाती है। तो वही देखो, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तुम देख रहे हो नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड चलेगा, इस कॉइल को जब हम हैंडल से रोटेट कराएंगे तो अपने आप इसके अंदर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। अब कंस्ट्रक्शन क्या है, किन किन चीजों से मिलकर बना है, तो देखो 4 पार्ट है मेन इसके। पहला आर्मेचर कॉइल, ये एक आर्मेचर कॉइल होती है जो बीच में घूमती है ना जनरेटर के। सेकंड, इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स कॉपर की बनी हुई होती है। सेकंड, फील्ड मैग्नेट, ये नॉर्थ या साउथ बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होते हैं जो दोनों तरफ लगी हुई होती है, फील्ड मैग्नेट, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करवाने के काम आता है। उसके बाद स्लिप रिंग्स, अब देखो ये स्लिप रिंग्स है, इनका क्या काम है, जब हमने देखा कि जब किसी कॉइल को घुमाएंगे तो हमें करंट मिल जाएगी। अब देखो कॉइल का एक तार तो ये जा रहा, एक तार ये जा रहा, इन दोनों तारों से जब हम बल्ब लगा देंगे डायरेक्ट, अगर स्लिप रिंग नहीं है हमारे पास, और जैसे कॉइल को रोटेट करेंगे दोनों तार इलझ सकते हैं आपस में, अगर ये दोनों तार इलझ गए तो तार टूट जाएंगे, तार टूट गए तो करंट कैसे निकाल पाएंगे, हमें तो जो करंट कॉइल में बन रही है उसे बाहर निकालना है, तो कैसे बाहर निकालेंगे। तो इंजीनियर्स ने एक तरीका सोचा कि यार सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, मतलब करंट भी बाहर निकाली जाए और तार भी उलझे ना आपस में, लपेटे ना खाए। तो इस कंडीशन में क्या किया उन्होंने, स्लिप रिंग नाम की एक चीज लगाई कि हमें कॉन्टैक्ट ही तो देना है। देखो ये मान लो स्लिप रिंग है, ये तार है, अगर इन तारों को हमने जोड़ दिया है, इससे इसे वेल्ड कर दिया, सोल्डरिंग से वेल्ड कर दिया, किससे वेल्ड कर दिया, तो जब कॉइल घूमेगी दोनों तार इलझ सकते हैं, ऐसे इलझ के टूट जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, इन्हें वेल्ड ना करके चिपका के ऐसे बस कॉन्टैक्ट बना के रखो, ऐसे मूवेबल। जब मूवेबल कॉन्टैक्ट बनाया तो जब ये घूमेगी तो ऐसे घूमेगा, देखो ये घूम रहा है इस तरह से मूवेबल कॉन्टैक्ट में रहेगा, और जब तक ये मूवेबल कॉन्टैक्ट में रहेगा तब तक करंट बनती रहेगी। तो जैसे जैसे कॉइल घूमती है तो एक वायर इससे टच होता है, एक वायर इससे टच होता है, ये दोनों लगातार घूमते हैं, वायर तो घूमेंगे लेकिन स्लिप रिंग स्टेशनरी रहेगी, जिससे सारा का सारा ये वायर इससे मूवेबल कॉन्टैक्ट में है, ये वायर इससे मूवेबल कॉन्टैक्ट में है। तो इसका मतलब स्लिप रिंग तक हम करंट पहुंचा सकते हैं। अब इस करंट को किसके थ्रू निकाल लिया गया, बैटरी के वो बुशेस। अब फोर्थ पार्ट है बुशेस। बुशेस का क्या काम है कि जो स्लिप रिंग में करंट बन रही है बाहर कैसे निकाला जाए, इसे स्लिप रिंग से मूवेबल कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करवा दिया। यहाँ देखो ये स्लिप रिंग से कनेक्ट करवा दिया ऐसे, जब स्लिप रिंग से कनेक्ट करवाया तो सारे के सारे करंट बुशेस होते हुए यहाँ पे लोड रजिस्टर पर मिल जाएगी, तो आराम से हमें करंट मिल जाएगी। तो कितना बढ़िया टेक्निक थी ना इंजीनियर्स द्वारा। अब ये करंट बन कौन से रही है, तो एक बार बताओ, ये है वो कॉइल हमारे पास, मान लो ये वो कॉइल है, करंट कौन से बन रही है देखते हैं, एसी करंट है डीसी करंट है, मैं कैसे पता एसी करंट है। तो ये है वो कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, हमने इसे घुमाया तो ऐसे रही, ऐसे चलते 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 मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा तो मतलब मैग्नेटिक इंड्यूस करंट बनेगी। अब ऐसे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ेगी ना, यहाँ से मान लो 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, ये ऐसे रखा है, तो इस टाइम तो कोई पार नहीं होगी इससे। अब जैसे जैसे हम इसे इंक्रीज करते रहेंगे तो 100 हुई, फिर 200 हुई, फिर 300 हुई, फिर 400, फिर 500, फिर 600, फिर 700, फिर 1000, 1000 हो गई, मान लो 1000 जा रही थी लाइन, तो मैक्सिमम लाइन पार होने लगी इससे, तो यहाँ मैक्सिमम फ्लक्स है। अब जैसे जैसे डिक्रीज करेंगे फिर 900, 800, 700, 600, 500 ऐसे, तो मतलब इस तरह का करो, बढ़ते 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 पीक पॉइंट, उसके बाद घटते 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 ये है ना लोवेस्ट पॉइंट, उसके बाद अब ये दूसरी डायरेक्शन में मूव करेगी, कैसे, इस तरह से। अब ये बढ़ेगा लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, निगेटिव डायरेक्शन में, बढ़ते 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 मैक्सिमम कौन सी डायरेक्शन में, निगेटिव डायरेक्शन में, फिर ऐसे बढ़ते 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 पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो देखो यही है, ये गया ऐसे, यहाँ पे ये कंडीशन हो गई, तो उसके बाद ये बढ़ते बढ़ते यहाँ पे निगेटिव। तो ये देखो कैसे करंट है, अल्टरनेटिंग करंट। हमें कैसे पता चला अल्टरनेटिंग करंट है, प्रूफ करते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट रियल में है भी या नहीं। तो हमने क्या काम किया, देखो इस कॉइल का एक इंस्टेंट ले लिया, एक इंस्टेंटेनियस हिस्सा ले लिया किसी टाइम टी पे, ये कॉइल ऐसे रोटेट करेगी, तो मान लो ये कॉइल ऐसे रोटेट करे, तो मैं इसका ऐसे वाला हिस्सा दिख रहा है ये वाला, तो ये हमने इसे ऐसे पकड़ लिया, इस पोजीशन में पकड़ लिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो ऐसे ही जा रहा, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे जा रहा है बिल्कुल, तो देखो ये वो पोजीशन है और मैग्नेटिक फील्ड ये रहा। अब ये कितना एंगल पे, थीटा एंगल पे, तो मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट, एक बी कॉस थीटा, एक बी साइन थीटा।
हम जानते हैं जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है वो कितना होता है, बी ए कॉस थीटा। मान लो नंबर ऑफ टर्न जिसके अगर एन हो तो बी ए कॉस थीटा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। थीटा कितना होता है, ओमेगा टी, तो लगा दो फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस ओमेगा टी। हमें तो ईएमएफ निकालना है, ईएमएफ क्या होता है, माइनस के डी फाई अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ई इज इक्वल टू आएगा माइनस के डी फाई की वैल्यू क्या होगी, एन बी ए कॉस ओमेगा टी अपॉन क्या चल रहा है, डी टी। कॉन्स्टेंट चीजें बाहर निकाल लो तो क्या आएगा, माइनस एन बी ए बाहर, अंदर बचा डी अपॉन डी टी, और अंदर क्या बचा कॉस ओमेगा टी। और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस एन बी ए साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी का दोबारा होगा तो ओमेगा आ जाएगा, तो कुल मिला के एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। और तुम जानते हो ये ईएमएफ कैसा आ रहा, देखो साइन के टर्म में आ रहा, और साइन का ग्राफ कैसे चलता है, साइन का ग्राफ तो ऐसे चलता है नहीं, तो इसका मतलब अल्टरनेटिंग करंट है। इसका मतलब अल्टरनेटिंग करंट है, जब ये इस तरह से ग्राफ चलेगा तो साइन का ग्राफ होता ही ऐसा है। तो कुल मिलाकर के हमने अल्टरनेटिंग ईएमएफ बना लिया। और अगर करंट बनानी हो तो E इज इक्वल टू क्या लगा सकते हैं, आई इंटू आर, और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी क्या, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी अपॉन आर। लो भैया, ये हमारा सारा का सारा सिस्टम किसका, एसी जनरेटर का। तो समझ में आया एसी जनरेटर क्या है। अगर हमें मैक्सिमम ईएमएफ निकालना हो तो ओमेगा टी क्या हो जाना चाहिए, 90 डिग्री। अगर ओमेगा टी 90 डिग्री हो जाएगा तो मैक्सिमम ईएमएफ हो जाएंगे E इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा। मैक्सिमम ईएमएफ को ई नॉट बोलते हैं, ये 7th चैप्टर में बहुत यूज आएगा। तो मैक्सिमम को ई नॉट बोलते हैं, है ना। तो लिखेंगे क्या, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। लो भैया ये बन गया जनरल इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ये अल्टरनेटिंग करंट यहाँ से बन गई थी, अल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो कुल मिलाकर के ये एसी जनरेटर का सारा सिस्टम का कहानी थी। आप लोगों को पसंद आया हो तो शेयर सब्सक्राइब लाइक कर देना भाई, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।